नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा। और ये जो आपके न्यूज मटेरियल्स हैं और जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो सारे लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, और जो भी आपकी लीडिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। तो ये सीरीज आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो भी स्टेट की पीसीएस की एग्जामिनेशंस होती हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप लोग इसको सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा किया तो ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर ले जरूर। जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स होती हैं, पीडीएफ्स, उनको भी वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज जो हम टॉपिक्स देखने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले फ्लड प्लेन जोनिंग है। ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसको आप रख सकते हैं। उसके बाद पीएलए है आपका, यूएस इन्फ्लेशन और उसका जो इंपैक्ट है इंडिया में, ठीक है, उसकी बात की जाएगी यहां पर। उसके बाद प्रिजर्विंग जो लैंड रेसेस है, मतलब जो आपका भू प्रजातियां हैं उनका संरक्षण, एनवायरमेंट का पार्ट है। और इसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारे भारत का वो यहां पर बढ़ा हुआ है, तो उसको देखेंगे हम कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था में हमारी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है फ्लड प्लेन जोनिंग है आपकी, उसके बारे में देखेंगे। आज का जो दिन है ये 16 नवंबर 2021 है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है, अब अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। आप देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रेगुलर न्यूज में रहता है हमारे यहाँ ये सहिष्णुता आप देखते होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। और जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 से लिंक होगा आपका ज्योग्राफी से। इसमें एक कैग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो तैयारी की है अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केरल में जो प्रिपेयर्डनेस है बाढ़ के संदर्भ में और उसमें जो रिस्पॉन्ड करने का जो संदर्भ है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भारत के जो कैग हैं उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वो सारे स्टेट्स को फ्लड प्लेन जोनिंग कानून के लिए एक बिल बनाए और उसके द्वारा उसको परिचालित करते हुए कोई जो है वहां पर क्या करे, वहां पर संदर्भ जो है विकसित करे और उस तरीके से फ्लड प्लेन जोनिंग किया जाए। लेकिन इसमें बताया गया है कि एक मॉडल ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके 45 साल बाद भी आज तक इससे रिलेटेड कोई जो है यहां पर राज्यों द्वारा कानून नहीं बनाया जा सका। अब ये कंटेक्स्ट है, अब हमको यहां पर क्या पढ़ना है, आप जो कैग है पॉलिटी में प्रॉपर वो देखिए कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में इनका उल्लेख है। और वास्तव में जो कैग है वो करते क्या है, तो ये लोक धन के प्रहरी के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैग के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में एम्बेडेड कर ले और परमानेंट हो जाएगा आपका वो। अब यहाँ कैग के बारे में बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, अब जो कैग की रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की गई, रखी गई स्टेट असेंबली में, राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया उसे, ठीक है। अब ये बताइएगा कि कैग की रिपोर्ट जो है उससे संदर्भित कोई कमेटी होती है क्या, जो आपकी संवैधानिक कमेटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका जो है वर्णन है, बताइएगा कौन सी कमेटी है वो, है ना। इसके बाद यहां पर जो असेंबली में ये रिपोर्ट रखी गई उसमें बताया गया है कि जो भी तैयारी है किससे रिलेटेड, बाढ़ से, और उसके संदर्भ में जो रिस्पॉन्स है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, उस पर जो है उसका आकलन किया गया इस रिपोर्ट में, है ना। 2018 में आपको पता होगा कि केरल में जो है बाढ़ आई थी। मेन उसका रीजन ये था कि जो रिवर बेड्स हैं उस पर भी कंस्ट्रक्शन वगैरह किया जा रहा था, तो उसके कारण वहां पर बाढ़ आई थी। तो उसी बाढ़ के संदर्भ में उसी की पृष्ठभूमि के लिए यह तैयार की गई थी रिपोर्ट, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। 14 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, मतलब which had left a trail of devastation to human lives and properties in 13 out of 14 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए डेटा, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि हमारे यहाँ किस तरीके से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अप्रोच किया जा रहा है, सेंडाई फ्रेमवर्क के क्या जो है उसके
बेसिक्स जो उन्होंने बताए प्रिंसिपल वो क्या है, हम कैसे अलाइन कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक बार देख जाए हम, है ना, वो किस तरीके से स्टेट में वो गवर्न होती है, सेंटर में कैसे होती है, कौन सी टीम जाती है वहां पर, है ना। तो इन द लेटर ईयर्स इंक्लूडिंग 2021 मैनी पार्ट्स ऑफ केरला हैड विटनेस्ड फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। अब ये भूस्खलन है और फ्लैश फ्लड्स है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फ्लैश फ्लड्स किसको बोला जाता है। और इस रिपोर्ट में यह भी पॉइंट आउट किया गया है कि यहां पर सीरियस लैप्स देखा गया है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन प्लानिंग, मतलब नियोजन में जो है, सीधी बात समझिए कि राज्य सरकारों द्वारा जो क्रियान्वयन हो वो अपेक्षित रूप से नहीं देखा गया है ना। तो उसी में बता रहे कि कैपेसिटी बिल्डिंग, फ्लड फोरकास्टिंग एंड डैम मैनेजमेंट अमंग अदर एरियाज। तो यही तो तरीका है किसके लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो उसी की ओर ये बोल रहे हैं कि वहां पर जो है राज्यों ने काम नहीं किया है ढंग से। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फ्लड प्लेन जो जोनिंग है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है is aimed at demarcating zones or area likely to be affected by floods of different magnitudes or frequencies and specify the types of permissible development in these zones so that whenever flood actually occur the damage can be minimized if not avoided। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये प्रिवेंटिव है मेजर, है ना, मतलब बाढ़ आने से पहले की ये तैयारी है कि अगर हमने मैपिंग कर ली कि भैया यहां पर रिक्टर स्केल में जो है 5 के नीचे मैग्नीट्यूड जो है उस हिसाब से यहां पर भूकंप आता है, यहां पर 5 के ऊपर के हिसाब से जाता है, तो कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन है आपका बाढ़ के लिए, कौन सा नहीं है, इस तरीके की मैपिंग करेंगे तभी तो हम टारगेट करके वहां पर मैनेजमेंट करेंगे डिजास्टर से रिलेटेड। तो वही यहां पर लिखा गया है कि इन सब आयामों को यहां पर नेग्लेक्ट किया गया। अब केरला हैज नॉट इनैक्टेड फ्लड प्लेन जोनिंग लेजिस्लेशन even though a model draft bill for flood plain zoning legislation was circulated by the union government in 1975 to all the states। तो देखिए 45 साल हो गया सेंटर में लाए गए उस कानून को, और उसको अगर धरातल पर, है ना, जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्रियान्वयन नहीं किया गया, तो वो तो किसी काम का है ही नहीं। और आप देख रहे हैं कि रेगुलर हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाओं से जो है आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित होता है। अब ये मैप दिखाया गया है, एक बार मैप में देख जाइएगा आप लोग इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बताया जा रहा है कि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि राज्य के संदर्भ में जो टोटल क्षेत्रफल है उसका परसेंटेज वाइज बता रहे हैं कि 14.52% इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोन टू फ्लड्स, मतलब लगभग 14.52 जो आपका परसेंट एरिया है वो फ्लड के लिए प्रोन एरिया है, ठीक है। हाउएवर नो लार्ज स्केल फ्लड हजार्ड मैप इज अवेलेबल इन द स्टेट। अब जब आपके पास मैपिंग ही नहीं है तो आप टारगेट, मतलब टारगेटेड तौर पे, है ना, लक्षित संदर्भ में किस तरीके से आपदा का प्रबंधन करेंगे वही बताया जा रहा है। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या क्या आता है, फ्लड ससेप्टिबिलिटी की बात, ससेप्टिबिलिटी की बात है, मैप नॉट कंफर्मिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन। अब बताइएगा ये सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई है ना। आपको पता होगा कि वाटर से रिलेटेड जो आपका एक्ट है कब आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 1974 में आया कि 75 में आया। उसके बाद फिर एयर से भी रिलेटेड है, उसके बाद आपका अम्ब्रेला एक एक्ट है 1986 का है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको भी देख जाइएगा, एनवायरमेंट का पार्ट है। तो इसमें जो भी आपके बाढ़ से संवेदनशीलता से संदर्भित जो भी मैपिंग है वो इसमें शामिल नहीं है, ये बताया जा रहा है, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अबाउट द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन लैंड यूज एंड लैंड कवर, जो कैग रिपोर्ट ने यहां पर बोला है कि जो भूमि का उपयोग है ना, और जो भूमि का आपका क्षेत्र है जो कवर किया जा रहा है उसका एनालिसिस किया गया फॉर द एंटायर पेरियार बेसिन इंक्लूडिंग द इडुक्की केरला वाला एरिया और एर्नाकुलम आपका डिस्ट्रिक्ट है। रिवील्ड एन इंक्रीज इन द बिल्ट अप एरिया बाय नियरली 450% ड्यूरिंग 1985 टू 2015 एंड डिक्रीज इन वाटर बॉडीज by nearly 17%. During 2005 to 2015, the built-up area increased by nearly 139%. अब आप देखिए कि क्या है कि अगर रिवर बेड है, अगर उस पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर तो मानव जनित आपदा हो गई ना, ये प्राकृतिक आपदा थोड़ी है। वही चीज यहां पर बताई जा रही है, ये डेटा है कि किस तरीके से वहां पर जो है लोक निर्माण वगैरह जो भी आपका अर्बनाइजेशन हुआ उस तरीके से किस तरीके से वहां पर जो है नए नए जो है भवनों का निर्माण या जो भी आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, भवन है, होटल है, जो भी है, तो वो बनाया गया है। अगर तो हम रिवर बेड को क्या कर रहे हैं, वहां पर बाधित कर रहे हैं प्राकृतिक संदर्भ को, तो फिर उसका
संदर्भ आपको कैसे देखने को मिलेगा? प्राकृतिक आपदा के रूप में। वही चीज यहां पर बताई जा रही है। अब डिटेलिंग द लैप्स इन फूड फोरकास्टिंग एंड रिजर्वायर ऑपरेशन, इट सेड ओनली 6 रेन गेजेस अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 32 गेजेस एज पर एग्जिस्टिंग BIS जो आपका नॉर्म्स है, आर अवेलेबल फॉर रेनफॉल एस्टिमेशन इन पेरियार बेसिन बाय IMD। ठीक है ना, IMD की बात कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो आपका। ये डेटा है, ये आप अपने पास रख भी सकते हैं, केस स्टडी भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें और क्या किया जाना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं हम। आंसर में हमेशा हम लिखते हैं, है ना, एज फ्लड्स कॉज मेजर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर। तो भैया हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए आप, रेगुलर बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है, तो उसका बहुत बड़ा जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है मानव जीवन में भी और संरचना के अंतर्गत भी। इट इज टाइम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स prepare a long term plan that goes beyond piecemeal measures like building embankments हो गया, है ना, dredging to control floods। तो भैया सीधी बात है, तटबंध बनाए जाए, वहां पर दीर्घकालिक योजना बनाई जाए और उसमें सेंटर और स्टेट दोनों जो है उस प्लान को अलाइन करके अच्छे से इंप्लीमेंट करे, क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी में पड़ता है। ठीक है, और फिर जो अगर इकोनॉमी में लॉस होता है किसी तरीके का, तो ओवरऑल हमारे यहाँ क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना, पूरा इकोनॉमी का साइकिल यहां से कनेक्ट होगा आपका फ्लड से। देयर इज अ नीड फॉर एन इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट प्लान। तो भैया एकीकृत प्लान योजना की आवश्यकता है, दैट ब्रिंग्स ऑल द रिवर बेसिन शेयरिंग कंट्रीज एज वेल इंडियन स्टेट्स ऑन बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, एकीकृत आप प्लान करिए, फिर उसको क्रियान्वित करके जो है हमारे यहां अगर प्रिपेयर्डनेस अच्छी हो जाती है। जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपदा पूर्व की जो तैयारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है ना। सेंडई फ्रेमवर्क को हमने भी फॉलो कर रखा है, बताइएगा कि ये कब से कब तक के लिए लागू है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है PLA से रिलेटेड है, और ये PLA क्या है, GS पेपर 2 का पार्ट है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। ठीक है, और यह जो कंटेक्स्ट है, तो अभी जो PLA है और मणिपुर के जो नागा लोग हैं, फ्रंट जो मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट जो है पार्टी, हैव जॉइंटली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्बुश ऑफ एन असम राइफल्स कन्वोय ऑन November 13 मॉर्निंग इन, जो आपका जगह है, डिस्ट्रिक्ट बताई जा रही है, मणिपुर की है ये आपकी। ठीक है ना, तो ये चूराचंदपुर जिला है मणिपुर का। ठीक है, तो वहां पर जो है अभी आप देखेंगे कि असम राइफल्स के जो काफिले हैं उस पर जो है घात लगा के लोग बैठे थे, तो हमला करने की उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनके 5 साल के बच्चे की डेथ हो गई है ना। तो ये हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। ठीक है, अब PLA के बारे में हम लोग देखेंगे। अब ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्या है, तो ये ग्रुप जो है इसकी स्थापना की गई थी 25 सितंबर 1978 में। किसकी लीडरशिप में, तो एन विश्वेश्वर थे। आफ्टर हैविंग ब्रोकन अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी, जो इसकी पेरेंट बॉडी थी वो यूनाइटेड नेशनल जो आपकी लिबरेशन फ्रंट था। ठीक है, सोशलिस्ट अप्रोच आपने देखा होगा। इन 1970 ये एक्सट्रीमिस्ट ही हैं। इन 1979 जो PLA पॉलिटिकल विंग है, रिवॉल्यूशनरी जो पीपल्स फ्रंट है, उसको सेटअप किया गया, जैसे कि आपका UNLF है और भी बहुत सारे जो आपके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। दैट वुड फॉलो द PLA वाज फाइटिंग फॉर सेसेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, मणिपुर के अलगाव के लिए ये लड़ रहा है, लगातार इसकी मांग है। जैसे आप खालिस्तान देखते हैं वैसे ही संदर्भ इसको बनाए रखिए आप, है ना। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है हमारा। अब यहां पर जो लिखा गया है कि वाइल द PLA called the Kuki and Naga insurgents to join their ranks. It remains till this day dominated by the Imphal, जो आपकी इम्फाल वाला एरिया है, मणिपुर वैली वाला जो एरिया है, बेस्ड जो मैतेई हिंदू इंसर्जेंट्स है। ये मैतेई जो है वैसे भी न्यूज में आप रेगुलर देखते होंगे। तो अब आप मैप देख जाइए एक बार, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का है। अब वहां पर पहाड़ियों के नाम पे जो है वहां जनजातियों के नाम है, जैसे डाफला, जैसे अबोर, नागा, है ना, कुकी हो गया आपका, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ये सब आप देखेंगे तो पहाड़ियों के नाम पे ही है। बहुत ज्यादा वहां पर डाइवर्सिटी भी देखी जाती है ना। अब यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ऑल्सो लाइक अदर मैतेई जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं इन इट्स इनिशियल ईयर, शुरुआती वर्षों में, तो PLA कैडर्स वर ट्रेन्ड बाय द NSCN, है ना। जो ये NSCN का क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। एंड होल्ड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, यही क्रक्स है इसका। मार्क्स की आइडियोलॉजी जो है उसको इंप्लीमेंट करना कि भैया वर्ग संघर्ष, उसी के द्वारा जो है न्याय
किया जा सकता है, वर्ग संघर्ष की बात की जाती है उसमें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट थिंकर है। इनका प्रभाव पूरी इकोनॉमी में, सोसाइटी में आज भी आप देख सकते हैं। इट्स पॉलिटिकल विंग द आरपीएफ campaigned against the use of drugs and banned alcohol in the state, often using violent means to impose these bans। तो सीधी बात है कि जैसे शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ड्रग्स पर लगा दिया गया, तो ये जो चीजें हैं इसका सीधा जो प्रयोग किया जाता है वो टेरर फंडिंग में, है ना, आतंकवाद के वित्त पोषण का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही ये है, ठीक है ना। जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग देखते हैं आप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखते हैं, तो उस पर जो है उस तरीके का जो है प्रतिबंधों को लागू करने के लिए भी वहां पर हिंसक साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। वाई हैज द एम्बुश टेकन प्लेसेस इन, जो आपका क्या है, ये एरिया का नाम क्या है आपका बताइए, चूराचंदपुर जिला है आपका। तो इंसर्जेंट जो लीडर्स हैं स्टेट में एज वेल एज एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट 13th November 2021 ambush has been a departure on several counts। नॉर्मल सी बात है। अब अगर पहले की बात की जाए तो जो एम्बिशस थे और जो अटैक है ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैव टेकन प्लेस इन चंदेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, तो यहां पर हमला हुआ है, विच ऑल्सो बॉर्डर्स द हाईली पोरस इंडो म्यांमार बॉर्डर। अब देखिए वहां पर पोरस बॉर्डर है, तो वहां पर आतंकवाद हो चाहे और भी तरीके के जो आप अवैध कार्य देखते हैं तो आसानी से किया जा सकता है ना, क्योंकि बॉर्डर है ना। तो जो भी पोरस बॉर्डर है आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है पूरा का पूरा इधर कनेक्टेड है, ऊपर चाइना देखेंगे, है ना। तो आप देख जाइए कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से जो स्टेट है किस किस से अपनी जो सीमा है उसको साझा करते हैं, है ना। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर, नॉर्मल सी चीज ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहे हैं। इसके बाद इसमें यह बताया जा रहा है कि दिस इंक्लूड्स वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बुशेस इन द कंट्री इन चंदेल बाय इंसर्जेंट्स व्हिच लेड टू द किलिंग ऑफ 18 सोल्जर्स ऑफ डोगरा राइफल्स एंड इंजरिंग 16 अदर्स। अब ये घटना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जानना है कि वहां पर हमला हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, ये कंटेक्चुअल पार्ट है। Since the Indian Army's operation all clear in 2003-4। अब एक्टिव जो सर्जेंट्स थे, है ना, इंसर्जेंट्स जो आपके, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट भी है, यही है, अतिवाद के संदर्भ में आप इसको पढ़ते होंगे, हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री इनटू म्यांमार। पोरस बॉर्डर है, स्पेशली इन द चूराचंदपुर एरिया विच हैज रिमेन्ड लार्जली पीसफुल विद ओवर 20 कुकी और बाकी जो आपके मैतेई है एंड जोमी ग्रुप बीइंग अंडर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो भैया ये लोग मांग रखते हैं और फिर बाद में जो है वहां पर क्या किया जाता है, सरकार के साथ बैठ के किसी न किसी तरीके का समझौते की बात की जाती है। एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि ये अपनी बातों को मनवाने के लिए इस तरीके का आयाम जो है अपनाते हैं। जो ये वैली के लोग हैं, समुदाय हैं, ऑल्सो डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट से वो ऑपरेट नहीं करते हैं। बहियांग जो है आपका, वेयर द अटैक हैज टेकन प्लेस, बॉर्डर जो है वहां पर म्यांमार से लगता है, बट फॉल्स अंडर द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द जोमी, जो आपकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी है, पावरफुल, ये भी आपका इंसर्जेंट ग्रुप है आपका चूराचंदपुर में। तो भैया वहां पर भी अगर हम देखें कि ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्रीय आधार पर, तो जोमी जो आपका प्रतिक्रियावादी आर्मी है वो वहां पर उस तरीके से शक्तिशाली विद्रोह समूह के रूप में है और वो वहां पर जो है प्रोमिनेंट है। अब इंसर्जेंट जो लीडर्स है उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि म्यांमार को has as a reason for both the revival of insurgent activity as well as the choice of चूराचंदपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उसके नेबर्स की बात करें तो चिन स्टेट है म्यांमार में, where the political situation has been tense और जो है आपका टेन्यूस बोला जाता है, and there have been reports of human rights violation। सीधी बात है, अगर इस तरीके के अतिवादी कोई भी ग्रुप है वहां पर तो मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा ही ना। तो म्यांमार में जो जिला है आपका चिन, जो आपका पड़ोसी वहां पर क्या है क्षेत्र है, वहां पर भी जो है राजनीतिक स्थिति जो है वहां पर क्या रही, कमजोर रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, उसी का फायदा फिर ऐसे ग्रुप्स उठाते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, वर्ल्ड इकोनॉमी और उसका किस तरीके का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन और उसका इंपैक्ट देखा जा रहा है इंडिया में। तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या है, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन में जो रिटेल इन्फ्लेशन है यूएस में वो लगातार राइज हो रहा है, 6.2% है, हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर जंप है इन 3 डिकेड्स, मतलब 30 सालों की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जब देखते हैं तो क्वार्टर से करते हैं, वहां पर क्या कंपैरिजन करते हैं कि भैया ये मार्च से अप्रैल मई जो 3 महीने का ये क्वार्टर है 2020 का, तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2021 का वही सेम क्वार्टर लेंगे, उसी आधार पर बताया जा रहा है कि पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर जंप देखा गया है इन्फ्लेशन में। These rising prices have cornered a lot of attention both globally and in India। अब आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में, आप देखिए कि बहुत ज्यादा जो है इस तरीके के जो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा, यूएस में तो बोला जा रहा है कि हमारे यहां भी क्रैश हो जाएगा। अब सीधी बात है, इस न्यूज को आप समझिए कि अगर ऐसी बात हो रही है तो ग्लोबल मार्केट है, एलपीजी हुआ 1990 के बाद,
है ना। तो अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी इकोनॉमी का शेयर ज्यादा है, लगभग 25% शेयर करता है यूएस का जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, तो अगर वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका डोमिनो इफेक्ट देखने को पड़ेगा, तो सारे देशों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में भी पड़ेगा। तो इसमें हुआ क्या है वो देखेंगे हम। 11 नवंबर 2021 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां का, उसने रिपोर्ट किया है कि भैया रिटेल जो इन्फ्लेशन है उसमें स्पाइक देखा गया इस अक्टूबर में 6.2% का। ठीक है, और जो इंडिया का हमारा डेटा कौन देता है, इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने भी शो किया है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है बढ़ा है 4.5% सेम मंथ में। देखें सीधा का सीधा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अब इन्फ्लेशन जो है क्या होता है, इन्फ्लेशन को समझिए बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में कि जैसे प्याज खरीदने गए आप, तो 10 लोग हैं अगर और 10 ही प्याज है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 ही लोग खरीदने वाले हैं, 10 प्याज है, मतलब सप्लाई क्या है, ज्यादा है, डिमांड कब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर 10 प्याज है और खरीदने वाले 100 लोग हैं तो वहां पे बिडिंग करेंगे, तो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट। अब ये एक तरीके का रेट होता है विच प्राइस इंक्रीज ओवर अ गिवन पीरियड। टिपिकली इन इंडिया जो इन्फ्लेशन रेट है कैलकुलेट किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर अलग शब्दों में इसको हम बात करें तो जो इन्फ्लेशन रेट है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज 10%, इट मींस दैट द प्राइसेस इन दैट मंथ वर 10% मोर देन द प्राइस इन द सेम मंथ अ ईयर अर्लियर। नॉर्मल सी चीज है, जो मैंने आपको पहले बताया वही डिक्टेट कर रहे हैं यहां पर, ये वही बताना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर सेम मंथ की बात करें कमिंग ईयर पे, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वाज टू गो अप टू 15%. It implies that something that was priced at rupees 100 in the same month last year and at rupees 110 this year will be priced at rupees 126.5 next year. नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको, ये मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं जाना, बस आपको इसका इंपैक्ट देखना है, सोसाइटी में कैसा पड़ रहा है, इकोनॉमी में कैसा पड़ रहा है ना, सरकार क्या कर रही है वहां पर। तो हाई जो आपका इन्फ्लेशन है रेट इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। सीधी बात है, कोरोना में लोगों की इनकम कम हुई है, कोविड में आप देख रहे हैं लगातार सारी चीजों के आप प्राइस देख रहे हैं कि हाइक हो गए, तो वहां जो प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता है वो तो घटी है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको बोला जाता है, तो वो बताया जा रहा है यहां पे। सिंस द पुअर हैव लेस मनी टू विथस्टैंड फास्ट राइजिंग प्राइसेस और हाई इन्फ्लेशन हर्ट्स देम द हार्डेस्ट। सीधी बात है, देखिए जो बहुत ऊंचाई पे बैठे हुए हैं उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, एलीट क्लास में जो बेचारे गरीब है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में, तो उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है ना, किसी भी चीज का, इकोनॉमी का सीधा सीधा प्रभाव उन पर आता है। और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो संघर्ष ही करते हैं, वही दुनिया में सारी क्रांति भी करते हैं, आप पढ़ेंगे। तो व्हाई इज यूएस इन्फ्लेशन अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो क्यों है कंसर्न, सीधी बात है, वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा स्टेक है यूएस का, तो अगर वहां पर किसी भी तरीके का लॉस देखा जाता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। 2008 का आपको पता ही है ना, कि जो क्राइसिस हुआ था यूएस से स्टार्ट, तो पूरे वर्ल्ड में जो है आप देखते हैं कि मंदी आती है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि ऑन द फेस of it, Indians may not find a 6.2% inflation rate a very sharp increase in prices, but in the US this data is the largest year on year increase the last 3 decades। ऊपर भी यही बताया गया था कि पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है ये आपका। अगर अलग तरीके से देखें इस डेटा को, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर बताया जा रहा है जो फेडरल रिजर्व है ना, कहां का, यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसने टारगेट किया था इन्फ्लेशन रेट को जस्ट केवल 2%, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में देखें तो इट इज क्लियर व्हाई द यूएस इन्फ्लेशन रेट हैज बिकम अ मैसिव कंसर्न फॉर इट्स सिटीजन। सीधी बात है, डबल के ऊपर हो गया तो लोग तो परेशान होंगे ही ना। अब कोई 10 रुपए की चीज है आपको 20 रुपए में मिलने लग जाए और आपकी इनकम ना बढ़े, तो बाकी चीजें जो जीवन की है वो प्रभावित होंगी कि नहीं ऋणात्मक रूप से। तो व्हाट हैज कॉज्ड द इन्फ्लेशन सर्ज इन द यूएस। तो टिपिकली जो इन्फ्लेशन होता है उसमें स्पाइक देखा गया, स्पाइक्स कैन बी असाइन टू आइदर एन इंक्रीज इन डिमांड और अ डिक्रीज इन सप्लाई। सीधी बात है, वही बताया मैंने, 10 प्याज खरीदने वाले 100 लोग, बिडिंग होगी। एक तो तरीका ये होता है ना, एक तो डिमांड से रिलेटेड हो जाएगा, एक सप्लाई से रिलेटेड हो जाएगा। तो भैया डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो वहां पर तो इन्फ्लेशन होगा ना, वही बताया जा रहा है। इन द यूएस बोथ फैक्टर्स आर एट प्ले, तो दोनों के दोनों यहां पर जो है ये सप्लाई भी में कमी देखी जा रही है और डिमांड में भी ज्यादा, वहां पर देखा जा रहा है कि डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है। मांग और आपूर्ति पे ही बेस्ड है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स। थैंक्स टू अ रैपिड रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, द यूएस इकोनॉमी posted a sharp recovery. Part of the inflationary spike came from the unexpectedly fast recovery in all round demand from consumers.
ठीक बात है। चौतरफा वहां पे जो है मांग में वृद्धि हुई, तो उससे क्या हुआ, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो किसी भी इकोनॉमी में पूरा इकोनॉमिक्स जो आपका इकोनॉमिक साइकिल है वो ड्राइव होगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो है सुधार देखा जाता है अर्थव्यवस्था में। मुद्रास्फीति एक लिमिट तक चाहिए भी, अगर डिमांड ही नहीं होगी, अगर डिफ्लेशन की स्थिति हो जाएगी तो वो बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए टारगेट करते हैं हम कोई परसेंटेज डिसाइड करके, है ना, कि टोटल जो हमारी जीडीपी उसमें, उसके आधार पे हमको कितना जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। बताइएगा, एनके सिंह कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या टारगेट दिया है अभी, ठीक है। तो दिस रिकवरी वाज फर्दर फ्यूल्ड बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स पम्प्ड बाय द गवर्नमेंट टू नॉट ओनली प्रोवाइड रिलीफ टू कंज्यूमर्स एंड दोज हु लॉस्ट देयर बट ऑल्सो टू स्टिमुलेट डिमांड। तो सीधी बात है, वहां पर आप देखते हैं ना कि पैकेज वगैरह, राहत पैकेज दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि भैया लोगों को, कंज्यूमर्स को जो है अट्रैक्ट करके, वहां पर उपभोक्ताओं को जो है आकर्षित करके पूरे आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जा सके। वही बताया जा रहा है कि जो लोग जॉब से बाहर चले गए थे, जो लोगों की पास प्रॉब्लम हो गई थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है यूएस गवर्नमेंट ने जो है वहां पर राहत भी दी थी, ठीक है। अब सम एक्सपर्ट्स जो है उनका कहना है आर नाउ वंडरिंग इफ दिस हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इज वर्सनिंग इन्फ्लेशन। तो भैया जब इतना पैसा आपने मार्केट में डाल दिया तो बिडिंग बढ़ेगी ना, लोगों के पास पैसा आ गया, तो उससे भी इन्फ्लेशन जो है ड्राइव हो रहा है, उससे भी बढ़ रहा है। वही बता रहे हैं कि उसके कारण स्थिति बहुत बुरी हो गई है। That's because while demand has recovered swiftly, supply has not. लेकिन मांग में तो तेजी से सुधार हुआ, लेकिन आपूर्ति में ऐसा नहीं हुआ। तो अब मांग और आपूर्ति का जो साइकिल है, अगर वो इंबैलेंस होगा तो उसका तो ऋणात्मक प्रभाव देखा जाएगा ना अर्थव्यवस्था। वही बता रहे हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो पैंडेमिक है 2020 की, उसने यहां पर कैटलाइजर का काम किया, led to widespread lockdowns and disruptions not just in the US but across the world। सीधी बात है, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया, तो देखिए वहां पर कितने लोगों की जॉब्स चली गई, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई, और उसी ने जो है कैटलाइज किया इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, है ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पूरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इसका प्रभाव देखेंगे आप कि इंडिया में क्या हुआ। अब देखिए इंडिया में क्या हुआ। while most other economies were surprised by a spike in inflation in the wake of the pandemic, India was one of those rare major economy where high inflation predates the pandemic। तो भैया हमारे यहां उच्च मुद्रास्फीति की दर देखी जा रही है, और वो महामारी आने से पहले ही देखी गई है ना। तो पूरे विश्व में हमारी जो है अनोखी जो है भारत की अर्थव्यवस्था में इस तरीके का जो है स्पेसिफिक फीचर देखा गया, नॉर्मल सी चीज है। अब ट्रेंड को अगर देखा जाए तो ये बताया जा रहा है यहां पे कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है had frequently been above the comfort zone of the RBI। तो भैया जो बिटवीन 2 to 6% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड सिंस लेट 2019, है ना। तो खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो 2 से 6% के बीच हमारे यहां बनी रहती है। ये डेटा ये बता रहे हैं, है ना, डेटा के हिसाब से सैंपलिंग के लिए। अब ये पैंडेमिक जो है did make matters worse because of supply constraints even when in India demands has not yet recovered to pre-COVID levels। अभी भी हमारे यहां आप देखेंगे, अभी भी देखेंगे तो अगर लोगों की आय में कमी हुई है और अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहां पर डिमांड और सप्लाई की तो जो भी साइकिल है आपका वो इंबैलेंस होना ही है। तो अभी यही बताया जा रहा है कि प्री कोविड का जो हमारा लेवल था उस हिसाब से अभी भी भारत में मांग नहीं देखी जा रही है, मतलब मांग में कमी है। अब अगर सप्लाई ज्यादा हो गई, मांग में कमी हो गई, तो डिफ्लेशन की भी तो स्थिति हो सकती है वहां पर। तो यहां पर जो डिमांड और सप्लाई की जो पूरा का पूरा साइकिल है उस पर ऋणात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। इट इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव दैट डिस्पाइट इंडिया entering a technical economic recession in September 2020। बिल्कुल ये इकोनॉमिक रिसेशन का जो है रिसेशन का पार्ट है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जो पार्ट देखा जा रहा है कि हमारा मार्केट जो है बहुत ऊपर खड़ा है और हमारी इकोनॉमी जो है वो निगेटिवली इंपैक्ट हुई है। तो भैया क्या कारण है, ये स्पेसिफिक फीचर है ना। तो यहां पर आरबीआई ने ये भी बोला है कि आरबीआई हैज नॉट वंस लोवर्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सिंस May 2020। तो अपने जो बेंचमार्क डिसाइड कर रखा है इंटरेस्ट रेट का, उससे तो जो है एक बार भी कम नहीं किया गया है अपनी बेंचमार्क जो भी ब्याज की दरें हैं, है ना, आरबीआई की मई 2020 के बाद से। ये नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा आप लोग, रेगुलर ये आर्टिकल्स आएंगे, इसको जो है इकोनॉमी से जोड़ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये भू प्रजातियों के संरक्षण से रिलेटेड है। यहां कंटेक्स्ट ये है कि अमंग द विनर्स ऑफ ईयर्स पद्म अवार्ड्स इन जो आपका रही बाई
पोपरे, पॉपुलरली नोन एज सीड मदर, फ्रॉम अकोले तालुक जो है आपका अहमदनगर महाराष्ट्र का, उनको पद्मश्री जो है उसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया। और किस कार्य के लिए? तो जो उन्होंने काम किया है, हेल्प किया है, सेव हंड्रेड्स ऑफ लैंड रेसेस, वाइल्ड वेराइटीज ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स एट द विलेज लेवल। तो भैया इनका नाम याद रखिएगा, रहीबाई पोपरे हैं, अकोला तालुक से ये ताल्लुक रखती हैं, वहां से संदर्भित है अहमदनगर से, और इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है, पद्म पुरस्कार की विजेता है। अब ये इन्होंने क्यों? क्योंकि सैकड़ों भूमि जो है उसको बचाने में इन्होंने मदद की है, ठीक है ना। जंगली किस्में हैं ये आपकी क्रॉप्स की, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब जो लैंड रेसेस जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में देखेंगे होता क्या है ये। तो लैंड रेसेस जो है वो उसका मतलब यह है कि नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमनली कल्टीवेटेड क्रॉप्स। तो जो नॉर्मली जो है प्राकृतिक रूप से फसलों को जो आप देखते हैं, है ना, जो कल्टीवेट की जाती है, उसी के संदर्भ में इसका नाम लिया जा रहा है कि जो लैंड रेस है आमतौर पर खेती की जाने वाली फसलों के प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक प्रकार है, जिसको यहां पर संदर्भित किया जाता है इस नाम से। दीज आर एज अपोज्ड टू कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स। तो ये जो है कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स जो है उसके विपरीत है। इसमें क्या होता है कि ये डेवलप कैसे होती है? बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग हाइब्रिड्स और थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू एक्सप्रेस अ सर्टेन ट्रेट ओवर अदर्स। ठीक है, तो ये चयनात्मक जो प्रजनन होता है जिसको संकर बोलते हैं, है संकरण बोलते हैं, और आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी उसके आधार पे जो है उसके स्पेसिफिक फीचर को व्यक्त करने के लिए इसको विकसित किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, विपरीत लक्षण, मतलब अलग लक्षण देखा जा रहा है बाकी जो आपकी क्रॉप्स है उसके संदर्भ में। तो विथ हाइब्रिड राइस एंड व्हीट फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो फिर मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज अलाउड साइंटिस्ट टू डेवलप वेराइटीज दैट हैव हायर यील्ड और अदर डिजायर, जो भी आपके डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। ओवर द इयर्स फार्मर्स हैव adopted these varieties। तो वर्षों से ये भी अब देखा जा रहा है कि किसान जो है इन किस्मों को अपना रहे हैं, है ना, वो बताया जा रहा है। और यहाँ पर साइंटिस्ट को जो वहां पर परमिशन भी दी गई है ना। इसके साथ की संकर जो चावल है, हाइब्रिड है, गेहूं है, तो समय की अवधि जिसको बोल रहे हैं उसमें चयनात्मक प्रजनन के द्वारा उसको विकसित करने की अनुमति दी गई है, जिनमें अधिक उपज हो, अन्य वांछनीय लक्षण भी हो। अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, कॉन्सर्न क्या है? तो अमीड द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा पार्ट यही है आपका पेरिस जो आपका क्लाइमेट चेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो डील हुई थी हमारी। तो आप शुरू से देख लीजिए कि UNFCCC कब बना, क्योटो कब आया आपका, है ना, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आपकी प्लानिंग कब हुई, और इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है पिछले 30-35 सालों में, है ना। आपको एक जो है रोड मैप जो है इसको पता होना चाहिए, है ना, एक तरीके से जो फ्रेम हमारे दिमाग में इसका होना चाहिए फ्रेमिंग। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो चैलेंज है बिफोर साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स इज टू डेवलप वेराइटीज दैट कैन विथस्टैंड बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। तो भैया जैविक और अजैविक घटक आपने पढ़ रखे होंगे, तो उसी पर जो है किसी तरीके का तनाव न बने, तो उससे जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें तो कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो उसके संदर्भित जो भी चुनौतियां आने वाली है तो उसके लिए क्या रोड मैप बनाया जाए, कैसे उसका सामना किया जाए, वही जो है यहां पर बात किया जा रहा है कि वही सबसे बड़ा कंसर्न है। अब नेचुरली ऑकरिंग लैंड रेसेस हैव अ लार्ज पूल ऑफ स्टिल अनटैप्ड जेनेटिक मटेरियल व्हिच कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मल है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है इसमें समाधान प्रदान किया जा सकता है। अब उसका किस तरीके का इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे पड़ेगा, है ना, जो भी है जेनेटिक जो भी डेवलपमेंट होता है उसका सीधा सीधा कंसर्न आता है, आप देखते होंगे। नेचुरली जो अकर किया जाता है आपका लैंड रेसेस हैव अ लार्ज पूल ऑफ स्टिल अनटैप्ड जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ा अनटैप्ड जेनेटिक मटेरियल भी है विच कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन। तो इसके द्वारा भी समाधान दिया जा सकता है, ये यहां पर हम पर चर्चा कर चुके हैं इसका। और जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो नेचर सर्वाइवल मैकेनिज्म है आपका, ये आपका विविधता होगी तभी जो है पूरा का पूरा नेचर जो है वहां से ड्राइव होगा, है ना, जिसको इकोसिस्टम बोल रहे हैं हम। तो द वाइडर द जीन pool, the more the chance of developing a trait that can help in surviving extreme climate events। तो सीधी बात है, जिस भी स्पीसीज में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो फिर वो उस हिसाब से सस्टेन करता है, वही यहां पर बताया जा रहा है। तो फिर वो वहां पर जो है वो क्लाइमेट इवेंट से भी जो है सर्वाइव कर पाएगा। अगर किसी भी तरीके का जो है चरम जलवायु अगर घटनाएं होती हैं तो उससे भी फिर वो अपने को सरवाइव कर पाएगा। नॉर्मल सी चीज है। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, कहीं पर भी आप कोई आयाम देखेंगे अगर कम्युनिटी वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो वो योजना जो है यथार्थ के धरातल पर जो है सफल नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पूरे आंसर राइटिंग में आप ये पॉइंट जो है वहां पर ऐड कर सकते हो मैक्सिमम में। सिंस 2008 भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन है, BAIF है, उसने इनिशिएट किया एक कम्युनिटी लेड प्रोग्राम प्रिजर्व करने के लिए लैंड रेसेस को। आज अगर देखा जाए तो लैंड रेसेस सर्वाइव इन ओनली अ फ्यू रूरल एंड ट्राइबल पॉकेट्स बट दे टू आर डिप्लीटिंग फॉर वांट ऑफ प्रॉपर कंजर्वेशन।
ठीक है ना। तो उचित संरक्षण की आवश्यकता है, उसका अभाव है, तो धीरे धीरे जो है उनकी प्रजाति जो है उसका अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उनकी संख्या कम हो रही है ना। तो वही यहां पर बताया जा रहा है। और कुछ ही ग्रामीण और जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर वो ठीक ठाक स्थिति में है। उसके बाद ट्रेडिशनल जो नॉलेज है अबाउट द वे दीज नीड टू बी ग्रोन और हाउ सीड्स आर टू बी सेव्ड इज आल्सो वैनिशिंग। जो आपका BAIF प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व किया गया है कम्युनिटी को इन सेविंग दिस रिच बायोडाइवर्सिटी इन देयर ओन बैकयार्ड। तो उनको कनेक्ट इसलिए किया जा रहा है, उनको जोड़ा इसलिए गया कि भैया जो लोकल एरिया के लोग हैं वो नेचुरली परंपरागत तरीके से भी जो है सैक्रेड फॉरेस्ट वगैरह का आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो उस तरीके से भी वो उसका संरक्षण करते हैं। तो इसीलिए उनको लाया जा रहा है ना, कि भैया आप जो है यहां पर आइए और अपनी भागीदारी करके जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाइए, जैव विविधता का संरक्षण करिए। 2008 की बात करें तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो जवाहर तालुक है आपका, पालघर डिस्ट्रिक्ट है। 2014 में, ठीक है, इट वॉज एक्सपेंडेड टू पुणे, तो वह विस्तारित किया गया 2014 में। कहां कहां? पुणे, अहमदनगर, जो आपका नंदुरबार है, और जो आपका गढ़चिरौली जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, है ना, गढ़चिरौली बोला जाता है, अहमदनगर है और नंदुरबार है, यहां पर भी विस्तारित किया गया। तो आप अगर स्टेट PCS आपका होम PCS नहीं है तो बहुत ज्यादा यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद नहीं रखने हमको। एट प्रेजेंट इसको इंप्लीमेंट किया गया है 94 गांवों में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड और गुजरात में भी। इसका एम क्या है? तो आइडेंटिफाई करना जर्म प्लाज्म अवेलेबल एंड थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्रिएट सीड बैंक्स। तो सीड बैंक्स बनाना है, क्योंकि किसी भी प्रजाति का संरक्षण करने के लिए सीड बैंक्स वगैरह बनाया जाता है, और वहां पर समुदाय की जो है भागीदारी अगर सक्रिय रूप से रहे तो वो कोई भी योजना अगर लॉन्च की जाती है तो अगर समुदाय की भागीदारी होती है तो फिर वो उसकी सफलता जो है वो सुनिश्चित होती है यथार्थ के धरातल पर। ओवर द ईयर द प्रोग्राम हैज डॉक्यूमेंटेड 595 एसेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड डेवलप्ड 5 सीड बैंक्स फॉर एडिबल क्रॉप्स। अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड ये भैया कि देयर इज मच रिमेन्स टू बी अंडरस्टूड अबाउट द जर्म प्लाज्म ऑफ द लैंड रेसेस रिसर्च इन द अर्ली स्टेजेस। तो अभी तो R&D का जो है प्रारंभिक चरण है ये आपका। तो जो ये आपकी प्रजाति है उसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है ना, जिसको जनन द्रव्य बोला जा रहा है, जर्म प्लाज्म जिसको बोला जाता है। तो उसमें भी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें R&D किया जाए, फिर उस पर इंप्लीमेंट किया जाए कि किस तरीके से जो है इस प्रजाति का संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इट इज नेसेसरी टू understand how these land races can contribute to climate resilient agriculture। अब देखिए climate resilient agriculture की बात कर रहे हैं। nutritional profiling too can hold the key to fighting deficiencies as many land races are richer in nutrients than commercially grown variants। तो भैया ये जो है आपके व्यावसायिक रूप से जो चीजें विकसित की जाती है उसके संदर्भ में देखिए तो ये रिच है, बहुत समृद्ध है पोषक तत्वों में भी, है ना। तो ये है कि इसमें यही बोला जा रहा है कि पोषक तत्वों की रूपरेखा की जो कमियां हैं उससे लड़ने की ये कुंजी के रूप में देखा जा सकता है ना। इसका यूज वहां भी हो सकता है, और ये देखा जाए कि ये किस तरीके से आवश्यक है कि मतलब आवश्यक जो उपागम है, जो भू प्रजातियां हैं वो जलवायु के संदर्भ में रिजिलियंट आधार पर किस तरीके से अपना योगदान दे सकती है। तो नॉर्मल सा चीज है, आप देख जाइएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये राइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड है। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय ब्रिटिश ब्रोकरेज बार्कलेज जो है उसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट बताया गया है कि इसमें जंप देखा जा रहा है कंटिन्यूअसली जुलाई 2021 के बाद में। अब बताइए अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो सरकार जो है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करी तो उसके लिए फंडिंग कहां से लाएगी, है ना। ये पूरा कंसर्न है यहां पर। तो लगातार अगर भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है हमारा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। अब जब सरकार के पास पैसा कम होगा तो सामाजिक अवसंरचना का विकास कैसे होगा? अगर कोविड का इश्यू हो गया तो वहां राहत पैकेज फिर कैसे दे पाएगी हमारी गवर्नमेंट? तो इसलिए बाहर से फिर बहुत संस्थाओं से हम लोन वगैरह भी लेते हैं, वो अलग चीजें हैं। इसका की पॉइंट देखेंगे कि यहां पर करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो आपका वाइड होता जा रहा है, ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे? क्योंकि मैसिव स्पाइक देखा गया कमोडिटी की प्राइस में, जो आपका क्रूड ऑयल से डायरेक्टली संदर्भित। अगर क्रूड ऑयल बढ़ा तो हमको लगता है कि हम पर्सनल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो भैया बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, उसका आप सीधा इंपैक्ट देखिए। ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, जो भी चीज आ रही है, चाहे गेहूं हो या हमारे दैनिक जो जीवन के क्रियाकलाप के जो भी आपके साधन है, तो सब महंगा हो जाएगा ना। तो क्रूड ऑयल का सीधा इंपैक्ट पूरे के पूरे इकोनॉमी में देखा जाएगा। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि इज सेट टू पुट प्रेशर ऑन द फ्रजाइल रिकवरी, वॉन्ट्स अ ब्रोकरेज रिपोर्ट दैट हैज रिवाइज्ड अपवर्ड्स इट्स
जो आपका सीएडी फोरकास्ट है कितना है, $45 बिलियन है, या अगर जीडीपी के संदर्भ में देखें तो 1.4% है, मार्च के संदर्भ में ये डेटा है ना। तो अब इसका तो ऋणात्मक प्रभाव इकोनॉमी में देखने को मिलेगा ही। अब ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बताया जा रहा है ऑकर्स व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंट्री इंपोर्ट्स एक्सीड द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट एक्सपोर्ट। सीधी बात है, इसको ऐसे समझिए, जो टोटल आयात की जा रही है वस्तुओं और सेवाओं उनका कुल मूल्य, ठीक है, जो आयात कर रहे हैं वो हमारा ज्यादा हो गया और जो निर्यात कर रहे हैं वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे यहां करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, सीधी सी चीज है। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रेफर्ड टू एज द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है बताइएगा, विजिबल होता है, इनविजिबल होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रेड बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है। ब्रोकरेज जो है इसमें तो बोल रहे हैं द ब्रोकरेज हाउएवर रूल्ड आउट एन अलार्मिंग सिचुएशन, बोल रहे हैं भैया अलार्मिंग सिचुएशन है, और उन्होंने बोला है कि रिकॉर्ड हाई फॉरेन रिजर्व्स है, वी सी नो मेजर रिस्क टू मैक्रो स्टेबिलिटी। मतलब अगर मैक्रो समष्टि के आधार पर देखें तो बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है। इट नोटेड दैट द वाइडनिंग डेफिसिट ट्रेंड में कंटिन्यू फॉर सम टाइम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड रिकवरी एंड राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस विल कंटिन्यू टू वाइडन द ट्रेड डेफिसिट शार्पली। तो सीधी बात है, कमोडिटी की प्राइस में हाइक देखा जा रहा है ना, तो उसको मिला के देख रहे हैं किससे, डिमांड रिकवरी से भी, कि भैया डिमांड बढ़ रहा है ना, तो उसके कॉम्बिनेशन का ये आपका आउटपुट देखने को मिल रहा है। एंड इनिशियल लुक एट द डेटा सजेस्ट दैट लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स हैव प्रीडोमिनेंटली हैव मतलब बीन फ्यूल्ड बाय हायर ऑयल प्राइसेस। फिर वही बात बता रहे हैं कि तेल की ऊंची कीमतें हैं, यहां पर बहुत ज्यादा हाइक देखा जा रहा है, तो उसी का जो है सीधा सीधा जो है ये फर्क देखा जा रहा है व्यापार घाटे में, क्योंकि हम बहुत बड़ा पार्ट अपने क्रूड ऑयल का क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है, लगभग 70 से 80%। इट कैन बी नोटेड दैट गिवन द फास्ट रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स हैज जंप्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स दो इट इज बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स। रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि एडिंग दैट द पेस ऑफ ऑयल डिमांड इज लाइकली टू एक्सेलरेट इन द कमिंग मंथ्स। तो सीधी बात बोल रहे हैं कि अभी और भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है मंथ्स में डिमांड बढ़ सकती है, किसकी, ऑयल वगैरह की। तो उसका अगर डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो और भी रेट बढ़ सकता है, ठीक है ना। अनदर फोर्स ड्राइविंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज इज गोल्ड इंपोर्ट विच हैव बीन ऑन अ फास्टर क्लिप फॉर मंथ। तो सीधी बात है, हमारे यहां आप देखेंगे तो एक ये भी बहुत बड़ा पार्ट है कि हमारे यहां सोने का आयात जो है बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, उसके कारण भी हमारा जो है ये जो आपका अकाउंट है करंट अकाउंट डेफिसिट वो आपका बढ़ता है। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा ये एक डायग्राम बनाया गया है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग देख जाइएगा, बाकी मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा ये पार्ट बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, तो सीधी बात है कि किसी भी देश के द्वारा है ना, देश के व्यापार करने का एक आयाम है ये, उसी के संदर्भ में अकाउंट बनाया जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि जो टोटल इंपोर्ट है किसका, सर्विसेज एंड गुड्स का, अगर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके संदर्भ में उसके मूल्य से अधिक हो जाता है, तो इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट हमारा कम है तो घाटा लग गया, उसी को बोल दिए चालू खाता घाटा। अब चालू खाते घाटे की बात करें तो इसमें इंक्लूड किया जाता है नेट इनकम को, जैसे आपका इंटरेस्ट है, डिविडेंड है ना, जो आपका ब्याज है, लाभांश है, ट्रांसफर्स जो आपके आते हैं सच एज फॉरेन एड है। अल्दो दीज कंपोनेंट्स मेक अप ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है कंट्री का फॉरेन ट्रांजेक्शन, सीधी बात है। लाइक द कैपिटल अकाउंट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बताइएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या डायमेंशन होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आपका कोर वाला पार्ट आपको मिला इसको आप देख जाइए कि भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसमें डेफिसिट किसको बोलते हैं, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट उसको टारगेट कर रही है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, और पहला जो एमसीक्यू है ये भारत फ्रांस जो शक्ति है ना, जो आपका अभ्यास है सैन्य अभ्यास, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये बाय जो लिखा है ना द्विवार्षिक एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज हैड स्टार्टेड इन 2011। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इसमें फोकस किसमें किया गया, तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन बैकड्रॉप ऑफ सेमी अर्बन टेरेन जो है आपका अंडर यूनाइटेड नेशंस mandate with an aim to enhance military cooperation and interoperability between the two army। बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि ये बोल रहे हैं कि इसका ये आपका फोर्थ जो एडिशन है नवंबर में असम में आयोजित किया जाएगा, तो बिल्कुल गलत है ये आपका, ये फ्रांस में किया जाएगा, फ्रांस के फ्रीजस एरिया में किया जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ओनली
1 और 2 हो जाएगा, जो कि आपका सी में दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, इसमें रानी कमलापति से रिलेटेड स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। देखिए अब ये होम स्टेट एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे जीएस के संदर्भ में भी। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ये न्यूज में है, भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है पूरे इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन जहां पर कोई प्राइवेट एंटिटी उसको डेवलप कर रही है। ठीक है, तो यहां पर वही बताया जा रहा है, रानी कमलापति वॉज द विडो ऑफ निजाम शाह। अब जो हमारे यहां बेगमों का शासन है एमपी में, उसके संदर्भ में आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। हुज गोंड डायनेस्टी रूल्ड द कौन सा गिन्नौरगढ़ 55 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इन द 18th सेंचुरी। तो ये यहां पर बहुत सारे तोतों के कारण भी ये जो है आपका गिन्नौरगढ़ का किला फेमस है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। हु डिड ग्रेट वर्क इन द एरिया ऑफ वाटर मैनेजमेंट। अब समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के लिए काम किया था और आज हमारे यहां सबसे बड़ा मुद्दा यही है। एंड सेटअप पार्क्स एंड टेंपल्स। अब देखिए वाटर कंजर्वेशन के ट्रेडिशनल तरीके, कमलापति को जाना जाता है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। कमलापति इज नोन टू हैव शोन ग्रेट ब्रेवरी इन फेसिंग एग्रेसर्स ड्यूरिंग हर रेजिम आफ्टर हर हस्बैंड वाज किल्ड। तो जब उनके पति की हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद भी जो है अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने बहुत बहादुरी से सारे जो हमलावर थे उनका सामना किया था। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।